बच्चों गुड मॉर्निंग। आज मैं अब केमिस्ट्री में आपको जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया था परासरण दाब का, उसी प्रकार से मैंने जो आपको समझाया था कि विलयन के अणुसंख्य गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वो 4 होते हैं। एक परासरण दाब, एक बाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। दूसरा एक टॉपिक परासरण दाब मैंने कल आपको करा दिया था। दूसरे टॉपिक का नाम है बाष्प दाब का अवनमन। तो बाष्प दाब क्या होता है पहले ये चीज समझ लीजिए। उसके बाद बाष्प दाब का अवनमन। अवनमन का मतलब आप जानते ही हैं कि घटना, कम होना। अवनमन मीन्स कम होना। तो बाष्प दाब क्या है? जैसे कि हम जानते हैं, आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि अपने जैसे कपड़े हैं, आप गीले कपड़ों को सुखाने के लिए बाहर डाल देते हैं और वो थोड़ी देर बाद अगर धूप नहीं भी निकल रही है तब भी कपड़े सूख जाते हैं। या खुले हुए बर्तन में, बाल्टी में अगर आप पानी भर दें तो थोड़ी देर बाद यानी 2-4 घंटे बाद अगर देखेंगे थोड़ा बहुत तल उसका नीचा हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो द्रव है यानी जल था, उसमें अणुओं में कुछ ऐसे अणु थे जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, वो अपने पृष्ठ को छोड़ के, सतह को छोड़ करके बाहर एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम किसी द्रव को, शुद्ध द्रव को किसी बर्तन में, बंद बर्तन में रखें, तब भी उसके जो उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं, उच्च गतिज ऊर्जा वाले अणु हैं, वो द्रव के पृष्ठ को छोड़ करके ऊपर उसके खाली जगह में इकट्ठे होने लगते हैं। तो उनका एक दाब भी बनेगा। जब ऊपर गैस बनेगी, एक बाष्प की गैस बन जाती है जो कि द्रव की सतह के ऊपर होती है, उन्हीं अणुओं की जो कि उच्च ऊर्जा के कारण ऊपर पहुंच जाते हैं। अब कुछ समय के बाद क्या होता है कि इन अणुओं का और ज्यादा उड़ना रुक जाता है। ऐसा नहीं होता, रुकता नहीं है, अणु उड़ते हैं, लेकिन उसी के अनुपात में कुछ अणु वापस द्रव में मिल जाते हैं। यानी बाष्पन और द्रवण की क्रिया बराबर हो जाती है। समझने की कोशिश करना। द्रव अगर किसी बंद बर्तन में रखा है तो उसके उच्च ऊर्जा वाले अणु सतह को छोड़ के बर्तन में ऊपर आ जाते हैं, वो गैस के रूप में होते हैं, और कुछ समय के पश्चात उनमें से कुछ अणु वापस द्रव में मिलने लगते हैं, यानी कि द्रवण होने लगता है उनका। एक स्थिति में दोनों में साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, यानी जितने अणु बाष्प में परिवर्तित होते हैं उतने ही अणु द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था को हम साम्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में जितने अणु बाष्प के रूप में ऊपर उपस्थित थे वो द्रव की सतह पर एक दाब डालते हैं, उस दाब को ही हम द्रव का बाष्प दाब कहते हैं। यानी साम्यावस्था में किसी द्रव के बाष्प द्वारा उसके तल पर डाला गया दाब ही द्रव का बाष्प दाब कहलाता है। ध्यान देना, द्रव के अणु जो बाष्पित होकर के उसी मतलब खाली जगह में इकट्ठे हो गए थे, उनके द्वारा जो डाला गया दाब है वो भी साम्यावस्था में। साम्यावस्था का मतलब और ज्यादा अणु नहीं बाष्प में परिवर्तित हो रहे हैं। परिवर्तित तो होते हैं लेकिन उतने ही अणु वापिस द्रव में हो जाते, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनका साम्य आ जाता है। जितने बाष्प बनेगी उतने ही द्रव बन जाएंगे, यानी निश्चित अणु रह जाएंगे। उस अवस्था में जो दाब डालेगा उसे हम द्रव का बाष्प दाब कहते हैं। अब अगर किसी भी द्रव में कोई ऐसा द्रव मिला दिया जाए जो अवाष्पशील है और विद्युत अनपघट्य है। ध्यान देना, अवाष्पशील यानी जिसके अणु वाष्पित नहीं होते। दूसरा विद्युत अनपघट्य यानी जो अपने आयनों में विभक्त नहीं होता। दोनों कंडीशन लागू हो रही है यहाँ पर। ध्यान देना कि जो विलय मिलाया जाए विलायक के अंदर, यानी द्रव के अंदर जो पदार्थ मिलाया जाए जिससे कि विलयन बनना है आपका, जो विलय मिलाया जाए वो अवाष्पशील होना चाहिए और विद्युत अनपघट्य होना चाहिए, यानी कि आयनों में विभक्त नहीं होना चाहिए। कैसा कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य। तो समझ लीजिए ऐसा क्या होगा उससे कि जब हम विलयन बनाएंगे तो उसमें कुछ अणु विलयकी भी होंगे लेकिन वो अवाष्पित नहीं होंगे, केवल विलायक के अणु वाष्पित होंगे। तो उसमें जो दाब होगा वो केवल विलायक के अणुओं की वजह से होगा, विलय के अणुओं की वजह से नहीं होगा। इसलिए जो उसका बाष्प दाब होगा विलयन का, वो विलायक के, शुद्ध विलायक के बाष्प दाब से कम हो जाएगा। इसी को हम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलयों के बाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, बाष्प दाब में कमी कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि शुद्ध विलायक का जो बाष्प दाब होता है वो उसके अणुओं के कारण होता है जो कि हवा में उड़ जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलय मिला दिया जाए
तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो केवल विलायक के अणुओं की वजह से होगा, विलेय की वजह से नहीं। जबकि उसमें विलेय के अणु भी है, तो यानी कि जो उसका दाब है वो कम हो जाएगा, कम अणु पहुंचेंगे। तो इस घटना को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब यह शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब पीओ है और विलयन का वाष्प दाब पीएस है। तो पीओ माइनस पीएस को वाष्प दाब का अवनमन कहेंगे, यानी कमी कहेंगे। कितनी वाष्प दाब में कमी है। और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन वो होगा आपका पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ। यानी कि जो विलायक का शुद्ध का वाष्प दाब है, विलयन का कुछ कम होगा, कितना घटा उसके सापेक्ष विलायक का से भाग लगा देंगे तो आपको आपेक्षिक अवनमन मिल जाएगा। इसके लिए राउल्ट ने अपना नियम दिया। राउल्ट का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके लिए ध्यान है। राउल्ट का नियम क्या है? वाष्प दाब के अवनमन के लिए राउल्ट ने अपना नियम दिया कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, यानी विलायक से विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो उसमें विलेय के मोल प्रभाजों के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाजों के बराबर होता है। हमने आपको समझा दिया है मोल प्रभाज क्या होते हैं कि अगर विलेय के मोल स्मॉल n है, विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलेय के मोल प्रभाज जो होंगे n अपॉन कैपिटल N प्लस n। यानी विलयन के अंदर कुल मोलों की संख्या और ऊपर केवल विलेय के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। तो राउल्ट ने यह बताया कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का अवनमन, आपेक्षिक अवनमन उसके विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होता है। यानी कि पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस एन। अब इसको बाद में से अगर माइनस करते हैं हम, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ बराबर 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस एन, तो यह आ जाएगा आपका पीएस अपॉन पीओ इक्वल टू कैपिटल एन बट्टे एन प्लस एन। यानी पीएस बराबर पीओ एन अपॉन एन प्लस एन। पीओ जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और एन अपॉन कैपिटल एन प्लस एन, कैपिटल एन अपॉन ये विलायक के मोल प्रभाज है। यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब पीएस, वो है विलायक के मोल प्रभाज के अनुपाती होता है। यानी पीएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन अपॉन एन प्लस एन। ये राउल्ट का नियम है, बार बार समझ लीजिए। राउल्ट ने बताया कि किसी भी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया, पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ, आपेक्षिक अवनमन बराबर एन अपॉन एन प्लस एन। तो यहां से ये निकल के आ जाता है पीएस इक्वल टू पीओ एन अपॉन एन प्लस एन। अब यदि विलयन बहुत तनु है, बहुत पतला है, उसमें विलेय की संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है, तो इसी कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब विलयन कैसा है, बहुत तनु विलयन है। तनु विलयन के लिए पीओ माइनस पीएस अपॉन पीओ इज इक्वल टू एन अपॉन एन। यानी कि इसके जो टोटल एन प्लस एन का मान कैपिटल एन के बराबर ही होगा लगभग, क्योंकि अगर ये 98% है, ये 2% है, तो ना के बराबर है, तो वो भी मान लेते हैं। तो स्मॉल एन बट्टे एन हो गया। अब यदि विलेय का
भार बराबर W है और अनुभार बराबर M है। विलायक का भार कैपिटल W है और अनुभार कैपिटल M है। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है PO माइनस PS अपॉन PO बराबर W बट्टे M बट्टे W बट्टे M। यहाँ पर ध्यान दें, ये चीज लिखी हुई है, विलेय का भार W और भार M है, स्मॉल स्मॉल दोनों है, विलायक का भार कैपिटल W और भार कैपिटल M है, तब ये कंडीशन आते हैं। यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि ये अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। आगे हम बताते हैं राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन PO माइनस PS अपॉन PO उसके विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। यह आपके राउल्ट के नियम का समीकरण है। तो इसके राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं हैं। पहली बात कि ये केवल अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य के विलयनों पर ही लागू होता है। ये केवल अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य के विलयनों पर ही लागू होता है। जो विलेय है वो अवाष्पशील हो यानी उसकी वाष्प ना बने, विद्युत अनअपघट्य यानी वो आयनों में विभाजित ना हो। नंबर दूसरा, ये तन विलयनों पर ही लागू होता है। बहुत पतले विलयन है, नंबर 3, यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता जो विलयन में संगुणित हो जाते हैं। यानी विलयन में संगुणित होने वाले विलयों के लिए पर लागू नहीं होता। अब समझ लिए संगुणित होने का मतलब क्या है कि जब दो या दो से अधिक अणु मिलकर के एक अणु बना लेते हैं तो हम उसको कहते हैं संगुणन होना। यानी जब ऐसा होगा तो अणुओं की संख्या कम हो जाएगी और अणुओं की संख्या कम होने से जो आपका वाष्प दाब का अवनमन है वो भी परिवर्तित हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। चौथी बात, यह उन विलयनों पर लागू नहीं होता जिनमें जो अणु हैं वो वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनों में विभक्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। वियोजित होने वाले विलयों पर लागू नहीं होता। यानी कि जो राउल्ट का नियम है वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित, वो ऐसे विलयनों पर लागू नहीं होता जिनमें के विलेय अपने छोटे छोटे कणों में या आयनों में विभक्त हो जाते हैं यानी वियोजित हो जाते हैं। वियोजित होने पर क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी और वाष्प दाब का अवनमन बढ़ जाएगा। यानी ये 4 कंडीशंस हैं जो कि राउल्ट के नियम की सीमा है। यानी अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य के विलयनों पर लागू होता है, तन विलयनों पर ही लागू होता है, विलयन में संगुणित होने वाले विलेय के विलयनों पर लागू नहीं होता और वियोजित होने वाले विलयनों पर भी लागू नहीं होता। अब हम आगे इसके बाद आपको क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन 2 टॉपिक पढ़ाएंगे और जो विलयन में जो संगुणित होने वाले विलेय पदार्थ हैं और वियोजित होने वाले पदार्थ हैं, इनके लिए भी हम आगे बताएंगे कि इनके लिए क्या कंडीशंस होती हैं। इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और इनको आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।